सवाल बनाना सीखे, वो नए फॉर्मूलाज को फॉर्म करना सीखे। लेकिन ये हम सब पर प्रश्न चिन्ह है कि वो थ्योरी, उसकी जो थिंकिंग थी, उसका जो एम था, क्या हम उसको अचीव कर पाए? मुझे लगता है हम बहुत कोसों दूर हैं इस चीज से अभी भी। अब एनईपी की जहां पर बात आ रही है, तो एनईपी में ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से उसको तैयार किया गया है, बड़ी अच्छी बातें उसमें हैं। लेकिन मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगा, वट एवर आई से, जो भी मैं कहूंगा वो मेरे पर्सनल विचार हैं। मैं किसी चीज की कमी निकालना या किसी पे टिप्पणी करना, वो कहीं भी नहीं रहेगा। फिर से वही बात आएगी कि इम्प्लीमेंटेशन, बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी एक एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन कितनी कारगर होगी, यही मेरी चिंता का विषय है। थोड़ी देर पहले भी बात आई थी लेखराज ठाकुर जी के द्वारा, और मैं भी मेंशन कर रहा हूँ, सीसी का जो कंसेप्ट था, मुझे लगता है बहुत अच्छा कंसेप्ट था। पर्सनली मुझे लगता है सीसी का कंसेप्ट बहुत अच्छा था। लेकिन अंततः हुआ क्या? इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया। हम लोगों की जो आदत है इंडियंस की, किसी भी चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, और किसी भी चीज में ये ढूंढते हैं कि उससे हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। और वही कारण रहा कि आज सीसी फेल हो चुका और हम एनईपी की तरफ बढ़ते हैं। अब एनईपी को जितना मैं समझता हूँ, बहुत छोटे में, क्योंकि 8 से 10 मिनट का ही टाइम बोलने को है और उसी में अपनी सारी चीजें बोलनी है। तो एनईपी को जितना मैं समझता हूँ सर, एनईपी जो बोलना शुरू करती है या फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करती है, वो कहती है कि वी हैव टू क्रिएट द गुड ह्यूमन बीइंग्स। अपने स्कूलों में अपने स्टूडेंट्स के थ्रू हमें भविष्य के अच्छे नागरिक तलाशने हैं या अच्छे नागरिक बनाने हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है, या अच्छा नागरिक क्या चीज है। वास्तव में अगर हमारा हर बच्चा या हम सब एक गुड ह्यूमन बीइंग बन गए, उसकी परिभाषा समझ गए, तो मुझे लगता है कि सारा एम हम अचीव कर जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो एनईपी का आता है, या जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज और भी आती है, और वो क्या आती है? पेडागोजिकल चेंजेस की। मतलब एनईपी इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करती है कि अभी तक जो चीजें चल रही हैं उसमें चेंज की जरूरत है, मतलब पेडागोजिकल चेंजेस की जरूरत हम महसूस करते हैं। तरीकों की तरीकों में बदलाव की जरूरत हम महसूस करते हैं। और सारी चीजें डिफाइन होते हुए अंत में एनईपी इस चीज पर जाता है कि बच्चा जो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, या उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, या वो 360 डिग्री एंगल के हिसाब से वो अपना डेवलप करे। अब जब हम बात, चाहे हम ब्लूम्स थ्योरी की करें, एनईपी की करें, या सीसी की करें, देखिए, ऐसा नहीं था कि पास्ट में अच्छे लोग नहीं आए, या बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ लोग नहीं आए, या सक्सेसफुल लोग नहीं आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा नॉलेज कहता है कि एनईपी की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि एक सर्वे हुआ 74 देशों पे, 72 कंट्रीज पर। और उस सर्वे में एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से देखा गया कि जो अलग अलग देश देश हैं, उनमें जो पढ़ाने का तरीका है, स्कूलिंग का तरीका है, वो कितना इफेक्टिव है। तो मेरा नॉलेज जितना मुझे पता है, उसमें 74 कंट्रीज में से 72nd नंबर पर हमारा कंट्री आया था, मतलब थर्ड लास्ट। ये पाया गया था कि जो हमारी कंट्री है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, या हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, वो अनएम्प्लॉयबल है। मतलब हम बच्चों को रोजगार परक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था एनईपी की 2020 की तरफ जाने का। और मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि पास्ट में सक्सेसफुल लोग नहीं आए, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। चाहे हम सीसी के दौरान बहुत अच्छे आउटपुट उससे भी आए कुछ, या अभी तक की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उससे भी इंजीनियर्स भी आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, साइंटिस्ट भी आए, सब कुछ आए हैं। और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। लेकिन देखिए, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता हूँ, और सो लकी आई एम, 2 स्कूल में मैंने मेनली काम किया है, एनफेड स्कूल में और अभी डिफेंस पब्लिक स्कूल में। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि दोनों ही जगह एज ए प्रिंसिपल मुझे पूरी फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं जो बच्चों के बीच में करना चाहता हूँ वो करने का मौका मुझे मिला। लेकिन एक प्रश्न मुझे ये भी लगता है, मैं किसी भी उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, एज एन ऑब्जर्वर मैं कई जगह जाता हूँ एग्जामिनेशन में या किसी भी चीज में, मुझे कई जगह लगता है कि कई जगह टीचर्स के पास या प्रिंसिपल के पास अपने जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने का फ्रीडम नहीं होता। अब एनईपी पे भी जब हम जाएंगे, तो मैं बार बार एक ही चीज के प्रति थोड़ा मेरी चिंता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हो। और हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है अच्छे नागरिकों को तैयार करना। मुझे लगता है हम कितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज ले आए, अगर हमारी मनोदशा नहीं बदली सक्सेस के प्रति, समाज के प्रति, तो सभी एजुकेशन पॉलिसीज फेल होने वाली है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स यहाँ पे रखूंगा, 2 तरह के।
देखिए 2012-13 में मैंने कहीं पढ़ा था, एक वर्ल्ड रेस चल रही थी, और वर्ल्ड रेस लॉन्ग रेस वो एक थी। उसमें लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में केवल दो ही जो एथलीट थे वो ट्रैक पर बचे। एक थे हवेल मुथैया और एक थे इवान। मीटिंग पॉइंट था, उससे पहले ही मुथैया ये समझ गए कि मैं रेस जीत चुका हूं किसी भ्रम के कारण। अब इवान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो, क्योंकि उनको पता था कि फिनिशिंग लाइन कहाँ पे है, वो जल्दी से आगे निकलते और फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट पोजीशन अपनी बना सकते थे बड़े आराम से। लेकिन इवान ने क्या किया, इवान ने पीछे से चिल्लाना शुरू किया अपनी लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में। उसने बोला भागो भागो, मतलब दिस इज नॉट द फिनिशिंग लाइन। लेकिन इवान को मुथैया की भाषा नहीं आती थी, मुथैया को इवान की भाषा नहीं आती, तो वो समझ नहीं पाया, वो वहीं पे रुकने लगा। फाइनली इवान ने क्या किया, मुथैया को हाथ से धकेला और फिनिशिंग लाइन तक लेके चला गया। अब लास्ट में जब जो जितने भी वहां पे पत्रकार थे उन्होंने इवान से पूछा कि आपके पास इतना अच्छा मौका था, आप फर्स्ट आ सकते थे, आपने मुथैया को क्यों धकेला, उसको फर्स्ट आने का मौका क्यों दिया? तो इवान का जवाब बड़ा प्यारा था। इवान ने कहा, आखिर मेरी माँ क्या कहती, और इस जीत की वैल्यू क्या होती, जो कि मैं डिजर्व ही नहीं करता था। तो इस इंसिडेंट को यहां पर बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अच्छे नागरिक तैयार करना केवल टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है। वो ईवान के अंदर जो सोच थी वो कहां से आई थी, उसके माँ से आई थी। यानी कि अच्छी पेरेंटिंग की भी जरूरत है, और ये एनईपी में बड़े अच्छे से मेंशन भी है। एक और मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी, वो भी मैं कहीं पे पढ़ रहा था। एक छोटा सा बच्चों का कोई स्टोरी बना हुआ था, और उसमें क्या हो रहा था, एक टीचर अपने बच्चों से पूछ रहे थे, उन्होंने बोला रवि तुम क्या बनोगे? रवि ने कहा सर मैं इंस्पेक्टर बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा। उसके बाद दूसरे से कहा, बोला मोहन तुम क्या बनोगे? उन्होंने कहा सर मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से कहा, सर मैं इंजीनियर बनूंगा, अच्छे काम करूंगा। लास्ट में एक बच्चा था जो कि बड़ा लेजी सा था, दो एक साल उस क्लास में फेल हो चुका था और बच्चों से काफी बड़ा भी था। उससे पूछा कि बेटा तू तो पढ़ता ही नहीं, क्या तेरा भी कोई एम है, तू क्या बनेगा? उसने बड़े शान से कहा, सर मैं एक क्लास में भले ही 2 साल लगाता हूँ, लेकिन मैं सभी बच्चों से बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट करता हूँ, सभी से अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ, और आपको पता है मैं नेता बनूंगा। और जिस दिन मैं नेता बनूंगा तो ये डॉक्टर भी मुझे सलाम ठोकेगा, ये इंजीनियर भी मुझे सलाम ठोकेगा, ये जो इंजीनियर साहब है ये भी मुझे सलाम ठोकेंगे। अब इस पे मैं मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ नेता बनूंगा। लेकिन वो सोच बहुत कुछ कहती है कि मैं जिस दिन नेता बनूंगा उस दिन ये सबके सब मुझे सलाम ठोकेंगे। तो मैं इस पे शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस सोच पे कि वो क्या वहां कहना चाह रहा था, लेकिन इन चीजों को बदलने की जरूरत है। एनईपी इम्प्लीमेंट किस तरह से हो ये सोचना पड़ेगा। वास्तव में होता क्या है कि बीइंग द प्रिंसिपल मैं कमी बता देता हूँ टीचर्स, कभी मैं कमी बता देता हूँ स्टूडेंट्स की, आप ठीक से नहीं पढ़ते। कभी मैं कमियां बता कभी मैं कमियां बता देता हूँ अपने पेरेंट्स की। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं 2 लाइंस के थ्रू कहूंगा कि कमियां सब में हैं और अच्छाइयां भी सब में हैं। मैं इस तरह से इस चीज को कहूंगा कि गलतियों से जुदा तो तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों है इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझ में और मैं तुझ में देखता हूं कमियां, तू मुझ में और मैं तुझ में देखता हूं कमियां, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये वक्त का है तकाजा कि बढ़ चली हैं दूरियां हम सबके बीच, वरना फितरत का तो बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अब ये फितरत क्या है सर, मैं समराइज करने जा रहा हूँ चीजों को। ये फितरत क्या है कि चाहे हम आज ब्लूम्स थ्योरी पे चल रहे हैं या कल हम एनईपी पे चलेंगे, देखिए गार्जियन का सपना केवल एक ही रहा है बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का, कि जो मुकाम वो अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पाया, जिन सपनों को एक गार्जियन आज खुद साकार नहीं कर पाया, उसका ये सपना रहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दूं, खुद चाहे कितनी भी मेहनत करूं, अपने लिए कितनी भी कमियां करूं, लेकिन जो मेरे सपने अधूरे रह गए वो मेरे बच्चे के माध्यम से पूरे रहें। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग द प्रिंसिपल्स, बीइंग द टीचर्स, कि हम उस गार्जियन की सोच पर, उसके सपनों पर कितना खरा उतरते हैं।
और मैं फिर से कहूंगा सर, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरी अभी भी चिंता यही है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या, हम आज सीबीएसई स्कूल्स की बात करते हैं, दिल्ली के स्कूल की बात करेंगे, हम चंडीगढ़ के स्कूलों की बातें करेंगे, वो बच्चे तब भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। मैं बेसिकली गढ़वाल से हूँ, मैं गांव के बच्चों को देखता हूँ, पिछला पूरा का पूरा साल हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चले। जिन बच्चों के पास लैपटॉप थे, जिनके पास मोबाइल की अच्छी सुविधा थी, या जिनके पास अच्छे ट्यूटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है। लेकिन वो गांव का बच्चा जिसके पास ये सुविधाएं ही नहीं है, जिसके पास कहीं मोबाइल ही नहीं है, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है, क्या उस तक वो शिक्षा पहुंच पाई? और फिर से मेरे पर्सनल विचार सर लास्ट में, सरकार ने मैं बोल रहा हूँ ना, हम तो सबकी कमियां निकाल देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, इस पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया, पेपर को थोड़ा सा इजी बना दिया, और साल निकल गया। लेकिन मुझे लगता है, क्या इस तरह से हम एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे? जहां हम एनईपी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का भी सपना है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब पूरे भारत के हर क्षेत्र के, हर शहर के, हर गांव के बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। वो जो हम गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की बात कर रहे हैं, वो वैल्यूज हम उस लेवल पर उसको डाल सकेंगे। तो आई थिंक कि आई हैव टेकन टू मच टाइम, सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, Navneet sir, for these wonderful and passionate assessment. You assessed and you put your emphasis upon the implementation. Implementation is the key. Without implementing, no document. Like other people, Apurva ji, Lekha ji, Kiran ma'am also talked about this. Implementation is the key. You also talked about that we need to focus, for making our students as a good human being. Definitely. That should be the end objective for every education policy. You also talked about that PISA test ranking. But a lot of educators who have participated, a lot of experts, they differ. They differ the kind of results which are being offered in that PISA test. People believe कि जो बच्चे हम वहाँ भेज रहे हैं, that there is a problem of sampling. जो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, they are not a true representative of India. डेफिनेटली। कई बार बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पीसा टेस्ट के लिए बच्चे जाते हैं इंडिया की तरफ से, वो कई बार कुछ गवर्नमेंट स्कूल से भेजती है, कुछ तो उनको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करके नहीं भेजा जाता। तो लॉट ऑफ एक्सपर्ट बिलीव दैट दैट इज नॉट ट्रू। इंडिया एब्सोल्युटली, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम, बट वी आर नॉट दैट पुअर कि हम 74 में 72 रैंकिंग हमारी आएगी। तो लॉट ऑफ एक्सपर्ट बिलीव कि वो सैम्पलिंग का प्रॉब्लम है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। Sir, one more line if you allow. जी, can I sir? मैं कंप्लीट कर लूं अपना असेसमेंट, इसके बाद आई इनवाइट यू फॉर ओके सर, ओके। यू आल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोएक्टिव, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव पेरेंट्स। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स, बड़े शिक्षाविद यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना, इनफैक्ट मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव द रोल ऑफ स्कूल्स in the life of students is overrated, and many believe that role of parents in the life of those students is underrated. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और टीचर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, पर पेरेंट्स से ज्यादा नहीं है और पेरेंट्स से कम नहीं है। You also talked about, and you ended on that note, that instead of finding faults in others, we need to own the responsibility. We need to show leadership skills, and we need to show the accountability. So big thanks, Navneet ji. Now I would request, you wanted to say something else, so please 10 seconds and please conclude. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं देख रहा हूँ सर, प्रकाश सर हैं तिरुपति से, बड़े अच्छे कमेंट दे रहे हैं, सभी को बड़े अच्छे ढंग से असेस कर रहे हैं। तो एक तो मैं उनका थैंक करना चाहूंगा सर, कि वो बड़ी अच्छी नजर पूरे टॉप पे रखे हुए हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर, कि बहुत कम समय, हम बहुत कुछ कह नहीं, मतलब समय इतना कहने का नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छे से होना चाहिए। और अच्छे नागरिक तैयार करना केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी है, समाज के हर व्यक्ति की भी है, और गवर्नमेंट की तो डेफिनेटली है। और वो जो सोच थी कि मैं नेता बनूंगा तो सब मुझे सलाम ठोकेंगे, इस सोच को सर कहीं ना कहीं सही करना पड़ेगा, वो आज की सच्चाई है। थैंक यू सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू सर फॉर योर रिमार्क्स। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी अच्छे नागरिक तैयार करना, बिल्कुल भी नहीं है।
है ना। ये तो पेरेंट्स की ही है, और ये तो टीचर्स की ही है, और ये तो समाज की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर से अच्छे नागरिकों को निकाले। सरकार का काम तो गवर्न करना है, सरकार का काम तो जो नागरिक हम उनको तैयार करके देंगे वही सरकार बनाएंगे, और वो फिर अपने जैसी सरकार चलाएंगे। So thank you, Navneet sir. I'll come back to you with questions, and now I would request Dr. Ashish Rai. Ashish ji, you are the representative of higher education. This NEP has, for the first time, formally made an attempt to connect our school education with the higher education. I would request if you can have your ideas, Ashish ji. Sure, sir. Sure. Very good afternoon to all present here. I already gone through the different concern of Kiran ma'am. She says that जो अच्छा लगता है वही करो, अच्छा इंसान बनो। जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने इसको शॉर्ट में कंक्लूड किया है, उसके बाद मैं एक्चुअल स्टार्ट करूंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा, लेखराज सर ने ये कहा बहुत बढ़िया कि बेरोजगारी बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्स, दैट इज वेरी गुड। आई बहुत अंदर तक आपने सर बात की है। उसके बाद अपूर्वा मैडम ने जो बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सर, थैंक यू। उन्होंने ये जो बताया कि ट्रेडिशनल से हमको लेटेस्ट प्रोसेस की तरफ हमारा एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, एंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ पेंडेमिक वी लर्न डिफरेंट थिंग and to the upgrade ourselves to express you, whether it's student, whether it is a teacher, whether it is a industrialist, whatever it may be। उनका ये कहना बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमने इस पेंडेमिक में अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड किया। और उसके बाद जो नवनीत जी ने ये कहा कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं सभी के ऊपर राज करना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, एक बच्चे ने ऐसा कहा। तो सर मेरा ये कहना है, उसके बाद ये 360 डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बेसिकली बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से ऊपर जाके मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें सर बहुत बढ़िया लगी, जिससे एक अच्छा इंसान बनता है, बहुत एक अच्छी सोच डेवलप होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। एग्जैक्टली। आफ्टर दैट बेसिकली व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू पॉलिसी, मैं इस पर थोड़ा सा 2 मिनट बोलूंगा, उसके बाद चीजें बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम आपने बहुत ही कम दिया है, 10 मिनट। तो बेसिकली व्हाई द न्यू पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, हम लोग बहुत सारे ग्रेजुएशन चला रहे हैं, सारे लोग पास होके निकल गए हैं। बहुत सारों ने जो जॉब मिली है, कुछ ने अपनी इच्छा से किया है, कुछ ने बाय डिफॉल्ट वही जॉब मिला इसीलिए उस जॉब को किया है। तो ये दो जो कंडीशंस हैं, ये हमसे कनेक्टेड हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि जो जॉब हमको सरकारी जॉब मिल गई, हमें वो कंटिन्यू करना है, चाहे हमारी उसमें इच्छा हो या ना हो। दूसरी चीज, जिसको जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ही और शी इज ऑलवेज ट्राई टू गेट ए बेटर जॉब इन प्राइवेट सेक्टर टू सर्वाइव, मेरा ऐसा सोचना है। अब मैं बात करता हूं, ये जो मैंने कंक्लूड किया, हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेड लोगों ने ये चीजें बताई, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू पॉलिसी क्या है। curriculum would be now 5+3+3+4। सेकेंड पॉइंट, अप टू ग्रेड 5 स्टूडेंट शुड बी लर्न इन मदर टंग, अपनी मातृभाषा में उस चीज को पढ़े, क्योंकि हर बच्चा जब अपनी मातृभाषा में पढ़ता है और समझता है, तो मुझे ऐसा लगता है इनपुट और आउटपुट 100% होता है। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसमें ऐड की है, वोकेशनल एजुकेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 6 एंड विल इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। दैट इज द मेन पॉइंट आई थिंक। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, तो कई बार उसकी इच्छा के हिसाब से वो पढ़ के निकलता है, कई बार अपने माता पिता के प्रेशर के हिसाब से पढ़ के निकलता है। यहां पर जो चौथा पॉइंट आता है, नो मोर ड्रॉप आउट्स। नो मोर ड्रॉप आउट्स मतलब क्या होता है कि हम बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग में आपने घुसा दिया, ही और शी इज टू बी बाउंड टू कंप्लीट एजुकेशन विद इन 4 years। बच्चे को अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दिया, थर्ड ईयर के बाद छोड़ दिया, फाइनल ईयर के बाद छोड़ दिया। कई बार क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी ही और शी इज नॉट getting the job, now the pressure from the family is to go for the higher education, whether it should be a MTech or a MBA, or whether it should be go to the outside out of India to get the higher education and get the job। तो अल्टीमेटली जो जद्दोजहद है वो आज जॉब की है। पांचवा पॉइंट जो आ रहा हूं मैं,
जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स में हम चले जाते हैं, जैसे कि इन सारी चीजों के जो हमने इनपुट्स दिए नया एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसमें जाता है वोकेशनल एजुकेशन इनटू ऑल सेकेंडरी 9 to 12 schools and higher educations, and this is to be chosen based on skill gap analysis, जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड हम जाते हैं मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद जाते हैं हम टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशंस। डेफिनेटली इन तीन चीजों पे यदि स्टूडेंट और उनके टीचर्स जो कि उनको प्रिपेयर कर रहे हैं इसको डीपली एनालिसिस करते हैं, तो हमें दो चीजें होती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि नया एनईपी एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अराउंड 37% टू बी इंक्रीज्ड बाय यूटिलाइजिंग आईसीटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल, जो कि अपूर्वा मैडम ने बहुत अच्छे से कवर किया था। कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, which is to be developed in each student as well as each person in during this pandemic। उसके बाद जो बचता है 63%, जो कि बच्चा जब इन सब चीजों में स्किल्ड हो जाता है तो उसके बाद भी उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बच्चा बहुत अच्छे से आईसीटी स्किल्स में अपग्रेड हो चुका है, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बहुत अच्छी है, उसका ग्रीन स्किल में भी वो तैयार हो गया है, बट स्किल नाउ बचा हुआ 63%। क्या जिस लेवल पे बच्चा तैयार हुआ है क्या उस सेक्टर में जॉब है क्या नहीं है, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, ये दो पॉइंट आते हैं हमारे वोकेशनल स्किल्स, जो अराउंड 63% ऑफ अवर क्यूरिकुलम इज टू बी कवर्ड। तो मैं जब अब जाके आपको मैंने हल्का सा एक हमारी जो एनईपी नया एजुकेशन पॉलिसी है इसको मैंने बताया, अब उसके बाद मैं जाता हूं इन चीजों में कि रिजल्ट्स क्या हैं। जैसा कि अभी बहुत सभी हमारे टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने ये बताया कि इम्प्लीमेंटेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आई एग्री विथ ऑल कि इफ यू prepare a policy, that policy has to be implemented properly to get the 100% result. That is very important. तो हमने ये जो एनईपी बनाया है, नया पॉलिसी पे हम जा रहे हैं, उसका क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है? वो रिजल्ट ये है कि बाय 2025 at least 50% of the learners through the school and higher education shall have exposure to the vocational education. And why this vocational education? क्योंकि this vocational education, vocational skill is based on the upcoming requirement of the industries. और हमें आज ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आज जो बच्चा चौथी, पांचवी, फिफ्थ है, सिक्स्थ में है या 11th 12th में है, जब ये बच्चा पर्टिकुलर ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छा इंसान की सारी क्वालिटीज को एब्जॉर्व करने के बाद जब मार्केट में उतरता है तो उस वक्त मार्केट की डिमांड क्या है। हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, हम बहुत सारे स्किल्स सीख जाएं, बट स्टिल यदि मार्केट में, इंडस्ट्रीज में उस चीज की डिमांड नहीं है तो हमारा डिससेटिस्फेक्शन हर बच्चे में क्रिएट होगा। और ये एक अच्छा इंसान भी कब तक डिससेटिस्फेक्शन को लेके अच्छा बना रहेगा। तो मैं इस चीज को ज्यादा फॉलो करता हूं। बहुत अच्छी बात है, हमारे स्कूल्स ये सिखाते हैं बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, सारी स्किल्स सीख जाओ, बट स्टिल क्या उन स्किल्स का हमको कहीं पर फायदा मिल रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मेन मोटिव है वो है जॉब। क्योंकि आज से नहीं, 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ था उसके बाद से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हर बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जॉब मिल जाता है, whether it should be continue in a government job, whether it should be continue in private job, but still main thing is job satisfaction। क्योंकि 40 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल जॉब करने के बाद भी आदमी जो रिटायर्ड हो जाता है तो वो बोलता है यार नौकरी तो बहुत कर ली लेकिन जिंदगी में मजा नहीं आया। तो व्हाट इज दिस मजा? बेसिकली दिस मजा इज दैट व्हाटएवर योर एक्सपेक्टेशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय योर लर्निंग स्किल्स। मेरा ऐसा सोचना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट गैप। यदि उस गैप को हमने मेंटेन कर लिया और बच्चे ने अपनी इच्छा के हिसाब से पढ़ा और अपनी इच्छा के हिसाब से वो जॉब करता है तो ये डिससेटिस्फेक्शन का जो गैप है वो मेरे हिसाब से ये खत्म हो जाएगा।
अब मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड से जुड़ा हुआ हूं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, अदानी जिंदल में, आई हैव ऑलरेडी गोन थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज एडिशनल टू दैट एज ए ट्रेनिंग। मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर रहा हूं अदानी जिंदल में, और वहां जो जीईटीज रिक्रूट होके जाते हैं उनको फिर मैं प्लांट को रन करना सिखाता था। आफ्टर 13 years I come back to again Bhopal and started job in government engineering college as HOD। तो यहाँ पर उन बच्चों के माइंडसेट की तरफ जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत अच्छी है। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज ये है, हम जो मेजर प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं कि कुछ बच्चों का आपने जबरदस्ती एडमिशन करा दिया, 1 साल बाद वो कोर्स छोड़ के चला गया, 2 साल बाद कोर्स छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा एडमिशन ले लिया तो इट इज वेरी गुड दैट यदि वो 1 साल के बाद छोड़ता भी है तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाता है, 2 साल बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाता है, 3 साल बाद छोड़ता है तो उसके बाद बैचलर्स डिग्री मिल जाती है। और बाई श्योर यदि वो 4 साल अच्छे से पढ़ता है, 5 साल पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो इच्छा थी उसने वो उसको पूरा किया। यही एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का जो गैप था ये कंप्लीट हो जाता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब बच्चे की जो इच्छा थी उसने वही एजुकेशन लिया, और वही एजुकेशन लेने के बाद यदि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, समय की डिमांड भी वही है, तो बच्चा 100% उस जॉब में एब्जॉर्ब भी होगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 to 30 years of their job, he or she is completely satisfied with previous work experience as well as life। यदि वो बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ता है, इच्छा के हिसाब से अपनी जॉब करता है, तो 25 साल 30 साल बाद वो बंदा जो रहेगा वो ये बोलेगा नहीं मैंने एक बहुत शानदार जिंदगी बिताई है। तो ये मेरा थोड़ा क्रक्स था जो मैंने एक बहुत ही शॉर्टकट में बताया। अब जो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हिसाब से बताना चाहता हूँ उसमें 2 पॉइंट जो मैंने जी ओके सर, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक और चीज जो हमारी आई थी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम 37% बढ़ा रहे हैं, वोकेशनल स्कूल 63% बढ़ा रहे हैं एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। उसके बाद एक और जो पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज आई है वो आई है आपके इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली क्या है, विल सेटअप टू इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्रीज, alignment with the national skill qualification framework that is NSQF। तो ये बेसिकली ये 2 रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने क्यों उसमें डाली है, इसीलिए डाली है क्योंकि आज की कमिंग टाइम की रिक्वायरमेंट ये है, और हमको हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हमारा डिससैटिस्फैक्शन और सारी चीजें इस सोसाइटी से खत्म होंगी। तो मैं जो पर्टिकुलर भी 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स पे काम कर रहा हूं जो आने वाली 20 साल की मेजर रिक्वायरमेंट है, दैट इज सोलर पावर, वेदर इट शुड बी ए रूफटॉप और ए इंडिपेंडेंट ग्रिड सप्लाई। दूसरा मैं जिस पे काम कर रहा हूं विंड एनर्जी और ई व्हीकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 30 साल में 25 साल में these 3 टेक्नोलॉजीज आर टू बी डोमिनेटेड ऑन एवरी टेक्नोलॉजी। और डेफिनेटली मेरा ये सोचना है कि एक बच्चा जो स्कूल से निकलता है अच्छा इंसान बन के निकलता है, तो हमें अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स में इस तरीके के और हमारे जो NSQF के जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए कि आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रीज हैं दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय दीज कोर्सेज। और यही हमारा क्या है, स्किल गैप एनालिसिस, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क है हमारा। क्योंकि आने वाले 20 साल में आप जो रिक्वायरमेंट देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारे प्रोस्पेक्ट्स को आप डेवलप करते हैं, बच्चों की मैपिंग करते हैं कि बच्चा ये कोर्स कर लेता है तो इससे वो कहां पर पहुंचेगा, क्या रिजल्ट होगा, एंड दैट रिजल्ट इज टू बी definitely required by the industries, then only our education policy is completely successful, जो कि हमने कहा है कि implementation part। तो ये मेरा सोचना है और मैं आखिरी में ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं कि बेसिकली आइडेंटिफाई द क्वालिटीज एंड वर्क ऑन दैट स्किल्स टू बी सेट अप फॉर गेटिंग द सक्सेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। दूसरा, हर 5 साल बाद हमको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सिलेबस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर 5 साल बाद हम
जैसे कि आपने देखा होगा, पूर्वा मैडम ने बताया कि पहले मोबाइल टेक्नोलॉजीज और फिर हम बोर्ड चौक का इस्तेमाल करते थे। आने वाले 5 साल में ड्यूरिंग पैंडेमिक हमको ये समझ में आया कि हमको आईसीटीज डिफरेंट नेटवर्क्स पे जाना पड़ेगा। हो सकता है 5 साल बाद कुछ नई चीज आ जाए, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा कि whatever the technologies is to be upgraded, we have to comply these technologies to upgrade ourselves so that we can go through the new technologies। तो मेरा ऐसा मानना है सर। मैंने ये जो बहुत ही शॉर्टकट में सारी चीजें बताने की कोशिश की, समय कम है, बट स्टिल आई ट्राइज टू गिव माय बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू आशीष जी। समय कम है लेकिन आप सबने अपने हिसाब से समय पूरा लिया है, तो thank you for that. Thank you. And you shared a wonderful the ideas of how vocational education is going to create impact. We all agree with you, sir. When we talk about the importance of vocational education, you also talked about that skill gap analysis and how it is harming a nation and how we need to find solutions for that. You also talked about mapping of local opportunities. This is very important, and I believe this NEP is also giving a great attention, and we'll learn from it, and we would find will use them effectively. You also you shared your assessment that by 2025, NEP is aiming to give exposure to 50% learners of the vocational skills. You also talked about the job satisfaction. So that's very we all agree with you, sir. We all are in the agreement with you. It's very, very low because we don't choose. We actually choose careers. We actually don't choose life. And but Apurva ji said, like, we never choose careers. There is no such thing which we call career. We always choose life. When you become a lawyer, you are going to live your life as a lawyer. We don't tell our students the importance of choosing careers. We tell them, choose a good career, you will get a good life. We don't tell them that choose whatever career you're going to choose, you are going to live your life that way. So that is a key reason why we have that job satisfaction, and empowering students would be a solution. In the end, you talked about the importance of incubation centers, and we all agree with you, sir. These are going to create huge impact. And then you talked about the importance of regular revision of syllabus in every 5 years. So we all agree with you. We also work with a lot of industries, and a lot of industry leaders also tell us when students come out of colleges, we don't expect them, to bring some kind of knowledge set with them. We have to train them. We expect them just to be as fresh. So that is a very striking fact. So we certainly need to connect our industry and the academia with more effectively. So thank you, Ashish ji. I'll be coming back to you with questions. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would request very senior education leader among us, Rishika Sonagara ji. Rishika ma'am, if we can have your ideas, your thoughts. Rishika ji. Yeah. Hello everyone. I guess most of the things of NEP has already been covered. So I won't take much time in introduction, and let's get back to I would be covering more on the KG section, which is a new thing in NEP, which was till now not a part of the education policies at all. So this is something new which we are going to see in the upcoming thing. And I would like to share a few slides. I think that will make it more clear. Is it visible? Yes, ma'am, it is visible. Yeah, so I'll be starting with reimagining classroom. Before we come to NEP, let me take you a little back that why do we really needed NEP? So if you can see our classrooms, which it was 1949, and why I have taken 2019 because 2020 was altogether a different year. So if you can see, the classrooms looks the same. The method of teaching looks the same even after 70 years. So if you would have heard Mr. Thomas Macaulay, one of the very, very famous person who had a big hand in forming the Indian education system, in somewhere around in 1834, he was sent to India to study India and to check what is the education level, how do people study there,
उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है. एंड ही wasn't very enthusiastic to come to India, obviously, because that time it was no first class traveling in the aeroplanes, obviously, so they had to travel along, and he wasn't very happy about it. So still he came, and he framed his own document and he submitted. So he wrote, and here I quote what he wrote. What he did is, "It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgments used at preparatory schools in England." That was his submission. That the language or the context or the knowledge what Indians are giving is way lesser than the KG sections what we are having in England. This is what he submitted. And from that, the education policies were framed to educate Indians so that they can work for the East India Company. So education should be utilitarian. So their first concept was education should be utilitarian. EIC, that is East India Company, needed more of clerks who can sit for long hours and do repetitive work with no creativity. They did not want them to use their brains. They just wanted them to do as told. And education lost its own steam and Indian touch. So this is how our present or the education system came. This was the base of it. Earlier education system which we had Takshila, we had Nalanda, which was worldwide famous universities, where the students comes to seek knowledge because we imparted practical knowledge. And we had Guru Shishya philosophy, wherein the child was given the practical knowledge of almost every possible thing as his age appropriate. Now, coming back to NEP 2020, we are trying to bring back the same thing, bring in more practicality, give them the age-appropriate knowledge. So NEP 2020, so I'll be covering, as we have already seen, that it will be on the 5+3+3+4 concept. Higher education में middle section में वो क्या क्या changes आने वाले हैं, we have already seen, and we all the experts have already talked about it. So one section which was not part of education policy still now was 3 to 6 years. That is pre-K or kindergarten section, what we call is, that was not part of till now. But I would like to congratulate ECCE, that is Early Childhood Care in Education, that finally it has become part of education system. And now people have recognized that this is the base year of a child to learn and to grasp, because 3 to 6 years is the most, that is the frame when the child's brain is most active and grasp the most of things. It's like more of a sponge. You keep giving and it will keep taking. So it depends on us how much useful information, how much important things can be taught to child that time. I tell my teachers कि अभी हमारे पास में बच्चे don't come to learn 1 to 10 or ABCs. When a 3-year child come to our school, the child already knows, because he has already learned from YouTube and learned in a better way. They are singing and they are rhyming and they are doing everything. So they are coming here for a more of critical thinking. You need to throw up questions wherein their critical thinking opens up. If a child asks you why sky is blue, the teacher's answer should not be कि नहीं जब बड़े होगे तब सीख जाओगे या तुम्हें पता होगा. The teacher should know the answer, and if doesn't know, ask a child कि give me a day and I will get back to you, and should get back to the child. So that is what we are here for. You have to make sure that KG section is the section wherein the most critical thinking part develops. So 5+3+3+4 model is what we will be working on. Till now, 6 years onwards, the child when enters the first standard, 6 to 14 is compulsory education, what we were focusing. But now it has become 3 to 18 years. So right from pre-K till this higher secondary or 12th standard, it has become the compulsory education, and pre-K has also become a part of the compulsory education, which is a very welcome move for all of us. See, till now what was happening, the lack of age-appropriate education is what was noticed by this community, that lack of age-appropriate, right, at the age of 3 years, 4 years, difference between a child of 3 and a 3.5
or 3.5 and 4 years is a huge difference rather than a child of 14 and 16 years. The understanding level varies after 3 months if the child is 6 or 8. So that is a huge gap. So understanding that and giving them the age appropriate education is one of the very important need of this critical hour, what is needed. Lack of school readiness program. So when it was 6 years, so by the time child comes to first standard, the child was not prepared, because RT ke under the child can start education from the first standard. So if the child comes in the first standard directly, he has already completed his 6 years. So his important foundation years is already gone, and he is not ready for the particular programs what was offered by the schools. So the child was lacking at every level. So 3 to 6 years access to free, safe and high quality ECC at Anganwadi and preschool is one of the very important major thing which has been included in NEP. It has been divided into 2 parts. So 3 to 6 is your ECCE, that is early childhood care and education, and 6 to 8 is your foundational stage. So foundational stage will frame base for all your upcoming education, or the base for all your upcoming learning. As already discussed and told by all the panel members, is up to age of 8, the child can learn easily 7 to 8 to 10 languages if taught in a proper way. So एक language को पढ़ाने का तरीका होता है, we follow is LSRW, that is listening, speaking, reading and writing. Whereas हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में what we have been doing कि जब बच्चा प्री केजी में आता है तो हम उसे बोर्ड दे देते हैं, चौक दे देते हैं, ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, so ये आपका A बन गया, right? So whether without understanding the mental ability, without understanding, without judging, we are just asking them to write down. अगर उसने 4 पेज भर लिए, that means he is doing well. So that mentality has to go, and we have to make a way for the new concepts. Medium of instruction, this is something even personally I am not in favor of, that medium of instruction till grade 5, or preferable people have told that till 8 should be home language or the local language. But then see, English is need. अभी अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उन्हें compete करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उन्हें वर्ल्ड लीडर्स बनाना चाहते हो, you need a language. आई एम नॉट टेलिंग कि आपकी मातृभाषा आपको नहीं आनी चाहिए, या आपकी होम लैंग्वेज आपको नहीं आनी चाहिए, या आपकी लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कम होना चाहिए. That can be done simultaneously. Now that doesn't mean you have to bring down something, right? My child is 6 years and he speaks 4 languages fluently without any, and I haven't taken any classes. मैंने कभी उसे लिख के नहीं पढ़ाया. He listens and he speaks. So that much freedom should be given to the child, wherein the child can listen and he can speak. Do not put any restrictions कि नहीं उसे सिर्फ मदर टंग ही आनी चाहिए, या instructions आपके सिर्फ मदर टंग में ही होने चाहिए. That will put him a step back. This is what personally I think. अगर हम लोग AI की बात कर रहे हैं, हम लोग artificial intelligence को करिकुलम में include करने की बात कर रहे हैं, so you will need a language to communicate which will be understood at the world level, right? So you cannot cut off on that part. So this is something which is not a very welcome move. Now few confusions I would like to add on कि अगर ये सारी चीजें आती है, एक और चीज थी इसके अंदर कि till अभी तक 3 to 6 years तक अभी तक जो मिनिस्ट्री थी, that was health and nutrition ministry, women and child, which was having control over the thing. Now it will come under MHRD, so that will again it will come under the school system. Now few confusions still the educators have, or the people around have confusions हैं जो अभी भी हैं regarding the NEP. I would like to bring those into the limelight, and a few things which I have noticed is कि do preschools will need to register themselves under the any school norms. अभी तक हमने देखा है कि हर गली में हर वहाँ पे एक प्री स्कूल चलता है, या एक प्ले जोन चलता है, या आंगनबाड़ी चलती है. Till now, because there was no strict norms or there was no ministry to handle it, but now if it comes under MHRD, so government really need to clear on that line. Okay, do the preschools need to register them as we have registrations, official registrations of these schools?
Can existing preschool would be able to run till class 2? So class 1 and 2 will be a part of pre-primary section, will be a part of primary section. Will there be any special permissions needed? Will there be any special paperwork needed? Because if that would be there, then that would increase a lot of confusion among the people. Will pre-primary teachers will also need to do any specific degree and certificate, which I personally in a huge favor that yes, because अभी तक हम लोग प्री प्राइमरी सेक्शन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते आ रहे थे एंड इग्नोर करते आ रहे थे. Until now we have seen the people not very experienced, not really capable of handling the small ones were part of the school because there were no norms. So now if the norms comes up, there should be specific mentioned courses or the degrees the teachers should be able to do before entering the particular zone or before entering handling the small ones. Because वो formative years हैं, उसके बाद में उनका जो एक base बन चुका है, that will be the base for them for the lifelong. And if mother tongue is made compulsory, so what about the students who will be in different states learning, and what about the students with the parents of transferable job? So if a child is from Gujarat and the parents are in Rajasthan, so if the mother tongue is made compulsory or if it is forced upon, so how the things will be taken care of? So few confusions are still there. Will ECCA curriculum will have set guidelines and outcomes to be achieved? So अगर हम लोग प्री प्राइमरी सेक्शन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, so they need to have set outcomes to look upon. Expected at the age of 4, this much should be expected. At the age of 6, this much should be expected, but at the same time not restricting it. That is not the age to put this should not bring the burden of exams, and this should not do what it has done to the older kids, writing and exam and assessments. So that shouldn't, that we have to make sure as an educators and as an parents that this should not become what is happening in the other sections. I'll be winding up in time so that like everybody has to think few things. As an educator, as a teacher, I personally believe you can change lives, we can change generation, and you can change future. This is what is a need of the hour, and this is what can be done. I think I'm done with my portions. If you have any questions, thank you, Rishika ji. You talked about the importance of early childcare education. I believe after attending so many sessions with expert educator like you, that one thing this policy has already achieved, it has created that mass awareness. Now, just this look around, and I find that a lot of people are talking about the importance of these early years. That information has been formalized and it has been accepted by the general people. You also talked about, you began by saying that classrooms of 2021 still look like the classrooms of 70s. So we certainly need to change not just the infrastructure and absolute the teaching methodology. You also talked about why we need to encourage the curiosity among learners at the early age. You again, talked about in detail about the two different parts in that, for 3 years to 6 years, and then for the foundational stage for 6 years to 8 years. You also talked about that focus on mother tongue is important, but the focus on global languages is equally important, because that is going to connect us with the rest of the world. And in the end, you also presented a few very important questions. In fact, we would like to present these questions during the open house as well. Do preschools need to take a separate registration? And other if preschools can run the class up to second. So, we will present these questions to the eminent speakers today. So big thanks, Rishika ma'am, for joining us. I just wanted to add on thing, like as you told that it has definitely brought the awareness, but still lot of confusions are there among people. Still we are educators, so we are connected, we keep discussing, we keep having seminars, so clarity is there. But people, parents and all, the people who really will be impacted with all this thing, lot of confusions are still there. So I think government
to come up with something to clear all the doubts and to make sure that confusions are not there, instead of making because otherwise a good policy will become scrap if not done properly. Absolutely, absolutely. And I would say, there is a very popular saying in Germany: confusions are good, because if there is a confusion, it means people are talking about it. So, the solutions can only come out when we have confusion. So, absolutely, we need to find solutions. We need to remove this communication, this confusion, with a lot of proactive communication with our parents, with the different, part of society. So, big thanks, Rishika ji. I'll be coming back to you with questions. And now I would invite our last speaker for this very special session, Mr. Savio John, and then we'll start with question part. Mr. Savio. Thank you, Rajulji. It has been a very enlightening session. There is so much that even I got to learn. I would especially be sharing information about the importance of music and how we as a company, Torrens Music, have introduced ourselves in this country and how far we have gone ahead in music education. I would like to begin by saying that the NEP has addressed a lot of diverse aspects. So much of focus has been given on the 21st century skills such as communication, critical thinking, creativity, collaboration. Overall, I think experiential holistic learning is what the NEP is aiming towards. And I think this is what will help students equip themselves with, with skills for a practical life. I would like to begin by speaking about the United States of America, where we started off as Torrens Music around 13 years back. We were an online music education company. Since then, we are in over 200 public schools in the US. And in these public schools, what we noticed that, the music laboratories, the music classrooms, they were so very well equipped. Every child had an access for a single instrument. Every child got an opportunity to play one single instrument. What happens in our country, in most of the schools which we have visited, we do see that there is a child who's playing a guitar, and there are 5 other children who are waiting in line for this kid, to finish playing his instrument, and the others can get an option. I would like to stress on the importance of what music has been contributing and how it has added to the value of the lives of humans as a whole. And I feel it is high time we have streamlined the whole idea of music in the learning curriculum. And just like Howard Gardner speaks about the various types of intelligence, I think stress needs to be given upon aptitude-based learning too. Many of the speakers today have also been very vocal about the fact. With your permission, Rajulji, I would just like to share the screen for a bit. Yes, sure, sir. Thank you, Rajulji. Thank you. Okay. Are you able to see the screen? Yes, it is visible. Very quickly, I would just like to run you through this presentation. We all know that suddenly the coronavirus presented itself to us, and during this pandemic, we were all left in a lurch. We did not know how to continue taking online lessons. Many of the instructors, many of the teachers did not have an idea of how to take online lessons, and many of them are not even tech savvy. And when we consider from the perspective of instructors and teachers, we also do need to consider from the perspective of the children. The children suddenly stopped going to schools, stopped meeting their friends, and for an entire year, they were locked down in their house. And we have seen, there have been so many, such a lot of research which has happened in this field. And we have seen cases of psychological issues which are on a rise currently. That is especially between the ages of 6 and 14, anxiety disorders, attention deficit. There was a research which Mr. Sunil Dangi from a previous company, who also speaks in the sessions which Rajulji organizes, he mentioned that there are cases of 1 suicide per minute. And all these cases are on a rise, in this pandemic-induced lockdown. So cutting the chase, I'll just very quickly tell you about what music does. Music triggers certain happy chemicals in the brain.
These are serotonin and dopamine. These are basically mood boosters. So what happens is when a child is listening to music, when the child plays an instrument, so he's sort of building a defense mechanism against all these negative thoughts and these negative mood fluctuations which may occur in the mind of the child. And music has been used as a therapy since so long. It reduces conditions like anxiety, blood pressure, pain, situations like depression. It improves the mood, the quality of a human, and things start looking great, especially if the kid is undergoing a lot of stress, owing to the studies, owing to the competition. Spending a little time in music adds a lot of value to the health of the kid as well. And uh, just to tell you about what Torrens Music, where we come in, what we do is we have a subscriber base of over 2 lakh people on the online side of things, which is www.torrents.com. And in India, we are in over 85 plus schools in across 28 cities. And we started in India in the year 2017. We started as a proper music curriculum, 360-degree music solution providing company. And we started from the school called SNBT International from Pune. These are some images from our actual classroom. And this is how the classroom is set up. And this is how the classrooms were provided to us beforehand. And this is how we have transformed it. On top, you can see the piano room. Below, you can see the guitar room. And these are some children who are playing the guitar and the piano. And this is how we bring the best of both worlds, since we have an experience of over 10 years teaching online music, and we've also been teaching offline music. We've got some resources which can be capitalized for the growth of children, especially when it comes to music. We provide trained instructors. These instructors provide personalized attention to the children. The class schedules can be designed in accordance with the NEP and according to the school program as well. There are 24/7 online resources which can be given to the children. There are hundreds of videos which the child can log into on online.torrents.com after finishing the school, and the child can practice at home, and we provide a tracker for the parents and for the schools as well. If you just take a look at the screen, these are some images from our attendance system. On the right out here is a screen grab from the lessons marking. So everything is quantified in this music education which we are looking at. It is not something ambiguous like what we see in most of the schools. Music is only taught on a case by case basis. Now what I mean by case basis is if there is a concert, or probably if there is an assembly, or there is a competition. But unlike that, we have a proper curriculum for music. There are 10 levels across which the children can learn music in keyboards, guitars, drums, vocals, ukulele, Indian and Western vocals, tabla. And just to tell you about what happened during the lockdown, we were suddenly hit by lockdown and we did not know what to do. So we innovated some courses, some new age courses for the kids, and so that these kids could learn music at home even without having to own a music instrument. So we formulated some courses like beatboxing, body percussion, home percussion, and songwriting. And these are some images from the live classes which we would conduct. These are all the children. They would enjoy the courses so much. They would really look forward to these music lessons. And the participation in the classes suddenly increased, by 3 to 4 fold. Again, if you see, these are all the children who've participated in Torrents program in the past couple of years, and they have been given an opportunity to participate in an all India band contest which was held in Pune. So we do this thing every year. We provide the kids a huge stage, and it is judged it's a band competition which is judged by the music industry celebrities and the Bollywood celebrities. The kids get an opportunity to interact with them, and also there are certain workshops which are conducted for the children. And these are also some images from the competition. And Ehsan Nurani of Shankar Ehsan Loy fame, he is a brand ambassador.
our mentor, our partner, and director. And he has been instrumental in formulating the course curriculum, according to the needs of our Indian schools. So Ehsan also visits the schools and conducts workshops for the students. And before I conclude, I would just like to add a point. I happened to visit one of a very esteemed school out here in central India. The principal of the school called me and wanted to meet me regarding something. So when I happened to meet the principal said that, they used to have so many cases of classroom violence and breakage of property. And we must have witnessed, during the last day, especially when children who pass out from the board examination, you could see, some classes, lights are broken, the lights have been broken, the fans have been turned upside down, the air conditioners have been damaged, some chairs, some benches have been broken. So schools have had to face these kind of issues in the past, but after the children were given an exposure to a music curriculum, we started with drums and keyboards in that school. The principal said that there was over 100% of reduction in these cases. So I would like to emphasize on the importance of music and why music plays a very important role in the development of humans. And if given to the children in the right way, it is going to yield some really awesome results in the lives of the kids. That is what all of us as educators want. So over to you, Rajulji. Thank you everybody for the time. Thank you. Thank you, Savio, for highlighting the importance of music and how it can increase the efficiency in other subjects. You have already started receiving, compliments from experts, educators here. So big thanks once again all the speakers. Now with this we come to the last part of the session, the question part. We have already received many questions. I would be presenting these questions to you all. But before I start presenting these questions, I'll just take a minute and I'll share my screen for a minute. I would explain what School Lalaji Solutions is doing. So I'll share my screen for a minute and then we'll start, that question answer part. Some of you are already aware with School Lalaji Solutions. We are India's largest one-stop solution platform for educational institutions. We are present in 42 cities. We are working with somewhere around 4,500 institutions. This is a pre-COVID status. We help educational institutions in three ways. We help them in buying the right thing from right people at right price. We also help institutions in selling their old items like their old buses, generators, their furniture. We also help institutions in raising money. That may be in terms of loan or fee financing. Why any school, why any institution need a platform like School Lalaji? Now you already have your old suppliers, your team is expert, you believe that you're getting good discount. Why you need a platform? Two main reasons. One, in our education ecosystem, there are 10,000 plus educational suppliers. They have wonderful product and service, but biggest challenge for both of you, for school leaders and for those companies, is reach out. Those companies are not able to interact with you. They are not able to, get the time to demonstrate their product and services to you. At the same time, schools also struggle, in understanding or differentiating all the products available in the market. So here we come into picture. We understand your school, your taste, your requirement, and accordingly we connect you with the right companies. These are different categories where we are helping educational institutions: smart classroom, uniform, insurance, diesel, solar plant, language lab, security solutions, furniture, recruitment, music classrooms, healthcare, robotics, STEM, STEAM labs, career counseling, stationery, digital marketing, IT solutions, educational tour, generators, learning tools, and finance. We take the guarantee that will save at least 5 to 7% of educational institutions. That's kind of a 5% additional revenue generation for schools. Just one example, we saved 2 crore 40 lakh rupees for different schools in one category, that's bus insurance. We are perhaps India's largest school bus insurance partner. And this is a guaranteed line. I'm saying we can take the guarantee without even looking at your insurance papers. That will save you a huge amount in that insurance part. Some major highlights: we did 8 megawatt plus solar installation for different educational institutions in 2019, 3,000 plus bus insurance, 400 plus smart classroom, 2,000 plus cameras, 350 plus training programs, 56 old buses, uniform in 42 schools we installed.
By the end of 2021, we aim to reach out to 10,000 institutions. We need your support, your guidance, your blessings. So with this, I'll end my talk here. I would request Kiran ma'am, if we have your presence, I would like to present the first question to you, Kiran ma'am. So Kiran ma'am, do we have your presence? Okay, so I would request Lekhraj sir, if I may present the first question to you. Sure, sir, sure. I am present. Sir, question, this has come from Mr. Pratap Singh Thakur. He's a lecturer with the Department of Education, biology lecturer in Department of Education. He's from Bilaspur. The question says, what would be the key challenges for this policy to get implemented in government schools? So simply, government can help a lot in this matter, because government can conduct various kind of workshops, teachers training programs, because government has lots of funds. We can only implement it in the government schools. At least the government school teachers, they must take initiative at their own also. Sometimes what happens, they think that we are in the government sector, we need not to have put extra efforts into it. That is the point where students cannot access to all these things. But simply I am saying, government teachers have to come forward with the great enthusiasm, like the question mark is hanging all around in front of them. They can be sacked or they can be transferred if they are not delivering. It's a very, very, very idea from the and government teachers must on. They must come. And I'm saying that implementation is the main challenge. That's all. Thank you, Lekhraj ji. I'll come back to you. Sure, now sir. I will request Apurva ji. Apurva ji, if I may present this question to you. Sure, sir. Please do. Question has come from Miss Gurmeet Kaur. She's a commerce teacher with the Shri Guru Har Gobind Public School, Thakarwala, Ludhiana. The question says, how we can aware a weaker section of society about this policy? I've also pasted the question in the chat box. Yes, sir. So basically, while I was talking, I did focus on this, that awareness of the policy is very important. And we can do that in the weaker section of the society if we educators come together, decide a target audience, approach the NGOs and other platforms which work towards the upliftment of the weaker section of the society. So, for example, I'm a part of different clubs which do that. So in those clubs, we can have different activities wherein we educate the teachers as well as the students about the new policy. On the other hand, we as educators do have power to involve in our curriculum ways to help the weaker section of the society. We can run classes for them, provide them classes which are smart class equipped or which would have critical thinking at a very low cost. But to spread awareness, let us approach NGOs or other platforms working towards their upliftment and be a part of them and provide our services in the best possible manner. That is the only way, because they do not have access to internet, they do not have access to newspapers. We have to go in person, choose different areas and impart that education to them. So, the collaborating with the platforms which are involved in the upliftment of the weaker section of the society is one of the way out as to how this can be, like, we can just spread awareness about it. Absolutely. Thank you, Apurva ji. I'll come back to you. Now I will request Navneet sir. Sir, if I may present this question to you. This has come from Dr. Suman. Dr. Suman is principal with Mavericks International School, Barara. The question says, what if parents are not ready to accept age of nursery child? For example, 4 years according to NEP. So I have also posted the question in the chat box. Yes. Can you please repeat the question? Sir, I have pasted the question in the chat box. Dr. Suman is asking if parent, refuse to accept that condition of nursery, the age condition of nursery kid.
but I believe that there is no option. Yes, yes. They have to accept it. Yeah. Actually, we face this problem day by day, every year we face this problem. It happens. Generally क्या होता है कि कई लोग 5 साल का एक बच्चा लाते हैं और कहते हैं सर ये बच्चा तो फर्स्ट में आना चाहिए या यूकेजी में आना चाहिए, लेकिन हमें क्या लगता है अपने सिस्टम में कि हमारा एक सिस्टम है कि पहले प्ले ग्रुप बच्चा पढ़े, फिर कुछ उसे नर्सरी में आए, फिर उसे एलकेजी में आए, फिर यूकेजी में आए। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, बच्चा 7-8 साल का हो जाता है और लोगों को लगता है कि सिर्फ सेकंड या थर्ड में आ जाना चाहिए। आई थिंक सेम इज द क्वेश्चन बीइंग पुट बाय द रेस्पेक्टेड सर कि उसमें क्या किया जाए। तो हम तो सर यही कोशिश करते हैं कि हर क्लास की इंपॉर्टेंस गार्जियन को समझाने की कोशिश की जाए और हर क्लास में हम क्या चीज करते हैं वो उनको समझाने की कोशिश की जाए। अगर मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूं नवनीत सर यहाँ पे, जी सर। हम सब लोग जितने पहले भी सेशन हुए और आज के सेशन में भी हम सब ने एक बड़ी कॉमन बात की कि पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू इन्वॉल्व पेरेंट्स। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके अनुभव के, आप इतना यू हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के आधार पे कोई एक अगर आप ऐसा तरीका बताएं पेरेंट्स कम्युनिकेशन के लिए, हम सब के लिए, जो आपने अपने अनुभव के आधार पे सीखा, अपने अनुभव से जाना कि ऐसा कोई तरीका जो पेरेंट्स के साथ करना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपनी बात उनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्या एक्टिविटी हमें करना चाहिए? हाँ, मैं अपना आइडिया आपको शेयर करता हूँ सर। एक तो क्या होता है, मुझे लगता है कि बच्चे की लाइफ में मदर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम एडिसन के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये एडिसन के बारे में छोटी सी बात मैं आप सबको भी बता रहा हूँ और हम सबने सुनी भी है। ये मैं जब भी मदर्स के साथ मेरे सेशंस होते हैं या मदर्स कोई मीटिंग्स होती हैं तो मैं जरूर रखता हूँ। एडिसन के बारे में हम सब जानते हैं कि एडिसन बड़ा शरारती बच्चा था और एक बार उसकी टीचर ने एक लेटर उसके हाथ में थमाया और कहा कि बेटा ये घर जाके मम्मी को देना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो शॉर्ट में रखें ये सारे जो क्वेश्चन है वो जी सर। तो मैं राइट, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है जी, मैं जनरली क्या करता हूँ सर, जो मैं हमेशा करता हूँ और उसे मैं सक्सेसफुल भी मानता हूँ, मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक तो मैं मदर्स के लिए हमेशा 2 या 3 मंथ्स में एक मतलब सेशन रखता हूँ, जो मदर्स मीटिंग्स होती हैं उनके सामने इंटरेक्शन होता है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि मदर्स को उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, मदर्स को ये बताया जाए कि चाइल्ड की स्टडीज हर क्लास कितनी इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में है। दूसरा, जब भी हम एनुअल फंक्शन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थीम इस तरह की तैयार की जाए कि जहाँ पे इमोशनली गार्जियंस को जोड़ा जाए अपने साथ, उन्हें समझाया जाए कि शिक्षा की कितना वैल्यू है, उन्हें समझाया जाए कि अच्छी स्कूलिंग की कितनी वैल्यू है, और उसके बाद हम कोई अपनी बात रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से इम्पैक्ट करती है बजाय सीधे कुछ भी बोलने के। तो मुझे लगता है कि एक बैकग्राउंड हम जब भी क्रिएट करते हैं, इमोशनली अटैच करते हैं पेरेंट्स को अपने साथ, तो उसके बाद वो जल्दी अच्छे से उसको रिएक्ट करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। सो मदर्स आर द की। या डेफिनेटली। तो मदर्स को पहले कम्युनिकेट करें, अवेयर करें, बाकी को वो अपने आप ही कर लेंगे। थैंक यू नवनीत सर for that. I'll come back to you for your concluding remark. Now I would request Ashish sir. Okay, sir. Next question to you, Ashish ji. Yes sir, please. Ashish ji, a lot of schools have asked this question. A lot of participants have asked this question. How practical it would be for schools to implement that vocational 10 days, that vocational training part? How practical it would be for schools? Do schools have infrastructure? How they are going to arrange trainers for those vocational skills? Sure sir, I think everybody is already gone through the Atal Tinkering Lab and such type of lab which is already government initiated to establish in their school. In addition to that, as this new policy is already stated that for the futuristic planning you can implement the process of whatever the required in the futuristic, such as solar power plant or a solar power plant, wind power plant, or an e-vehicle, because in upcoming 20 years these requirement for the engineers as well as the technical persons are to be very much increased regarding this particular areas. So it's very easy if every school is going through a small labs where the practical aspect of these upcoming industries has to be clearly stated.
So definitely, if every school is going through a small practical labs as related to these jobs, which is to be related in coming 15 to 20 years, then definitely these students, after completing these labs, whenever they are entered into their bachelor's program, they are very much interested to go through these courses, and there may be a possibility of induction in the industries are very easy. Absolutely. Thank you. Shishji, now I would request Rishika ji, if I may present this question to you. Rishika ji, do we have your presence? Yeah. Please tell me. I see Kiran ma'am has also joined. Kiran ma'am, I'll come to you after Rishika ji. Rishika ji, question has come from Ms. Nidhi Masand. She's a teacher with the DRV DAV Centenary Public School, Philor, Punjab. Okay. The question says, how practically, it is possible to implement this policy within this stipulated time? What challenges you perceive? See, I think it is quite practical to implement it. ऐसा नहीं है कि if educators are prepared right from the beginning, it tells you about practical knowledge and it tells you about to implement the things more on understanding rather than on the conceptual basis. So it is not implementable. So it will depend on us as an educators. How do we implement? So we have to make sure that even in KG sections and all, like we never mark them. Now also many schools, even our school, we follow till 3rd and 4th standard also we follow. We don't take their exams. We mark them only on the regular observations. So it is quite implementable. It is not like that. And even at world level, if you see the other countries, what they are doing, they are following the same things. So if other countries can do, why can't we? We just have to come out of the traditional setup. That's about it. Absolutely. Thank you. Rishika ji, I'll come back to you for your concluding remarks. Yes. I see Kiran ma'am is here. Kiran ma'am, do we have your presence? Yes, sir. Yes, sir. Kiran ma'am, the question, this has come from Ms. Anu Gupta. Anu Gupta ji, PGT Mathematics with the DRV DAV Centenary Public School, Philor, Jalandhar, Punjab. The question says,